नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे साथ कोलकाता से जगमोहन जोशी, जो वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार हैं, अपना एक सांध्य दैनिक चलाते हैं और राजनीति पर विशेष परख रखते हैं। बंगाल चुनाव के संदर्भ में मैंने 4 से 5 वीडियोस दिए हैं। चूँकि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर मैं ज़्यादा टिप्पणियां करता हूं, लेकिन बंगाल चुनाव मेरे लिए विशेष रुचि का विषय था। जब मैंने बंगाल चुनाव पर कुछ अपने वीडियोस दिए, आपने बहुत सराहा है और तब मैंने बताया था कि किन किन सोर्स के आधार पर मैं बंगाल चुनाव पर टिप्पणियां कर रहा हूं। बंगाल चुनाव में ढेर सारे पत्रकार हैं, हमारे पहचान के हैं, आप जैसे जैसे जगमोहन जोशी सर हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सामान्य लोग हैं, सुधीजन हैं, और बंगाल से बाहर, चूँकि मैं दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ भी कुछ बंगाली समाज, भद्र समाज से बातचीत, और कुछ ऐसे लोग जो बंगाल चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि वो क्यों जा रहे हैं, एक ऐसी ललक क्यों है लोगों में। बहरहाल जो कुछ भी था, मैंने वादा किया था कि कुछ सोर्सेस के साथ हम बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि जिन सोर्सेस के आधार पर मैंने ये बातें कही कि बंगाल का चुनाव बहुत ही टफ होने जा रहा है, अब आज उसका पर्दा खोल रहा हूं। और वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन जोशी जी जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप समझिए कि वो परख करने जा रहे हैं जो बातें मैंने कही थी। अब सवाल यह है कि पहला चरण बिल्कुल सन्निकट है। आज 22 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला चरण कल ही है और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इनकी भी बात आप जान और समझ रहे होंगे। मैं पहले चरण के ही संदर्भ में नहीं, मैं दोनों चरणों को ध्यान में रखते हुए बातें करूँगा। और बंगाल क्या बोलने जा रहा है, सवाल मैं यहीं से शुरू करूँगा। ओवर टू यू सर, क्या बोलने जा रहा है बंगाल? बंगाल थोड़ी इस बार बाकी जो चुनाव होते थे उससे थोड़ा अलग है, पैटर्न भी अलग है और लोगों की सोच भी थोड़ी अलग हो गई है जी। पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है उसका पोलराइजेशन हो चुका है। ये चुनाव इस बार यहाँ का हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया है और मुस्लिम हिंदू में बढ़ गया, मगर मुस्लिमों में भी बढ़ गया है। ओके। तो जो एक तरफा वोट हुआ करता था उसमें थोड़ी चेंज लगा दी गई किसी लोगों द्वारा। हालांकि उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर फर्क पड़ेगा ये तय है। दूसरा, जो हिंदू संगठन या हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सोच बदली है। पिछले दिनों जिस तरह की सभाओं में ममता बनर्जी ने बयान दिए उसका लोगों ने कुछ अर्थ लगाया अपने तरीके से और ये समझ में आया कि साहब इस बार अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आगे जाके बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। ऐसा एक सोच बना है लोगों में, आम लोगों में। उसके पूर्व में जितनी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, अभया कांड हुआ, कोरिश का कांड हुआ, दुर्गापुर कांड, वो भी लोगों के जहन में है और चूंकि उसका कोई प्रभाव लोगों में सरकार द्वारा प्रदर्शित किया नहीं गया तो ये सोच थोड़ा मुझे लगता है कि बदलाव की ओर है। और पहली बार यहाँ का मतदाता शांत है, चुप है। मतदाता शांत है, चुप है, बदलाव की बयार दिख रही है। सर, ये बदलाव की बयार खुल के आ गई है या अभी भी कुछ आशंकाएं हैं? नहीं, बहुत सी जगहों में तो खुल के आ गई है। जैसे उत्तर बंगाल में जहाँ कल चुनाव है, वहां के लोग तो बिल्कुल ओपन और खुल के मैदान में आ गए हैं। वहां तो बिल्कुल वो किसी प्रकार का भय, डर, और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राज्य में इतनी बड़ी संख्या में मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो लोगों में जो भय व्याप्त था वो निकल गया। दूसरी, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो जो अर्धसैनिक बल है यहाँ पर जो बंगाल में, वो जहाँ पर 8 में जाते थे, 8 जगहों में, 8 बार में, वो अब 2 बार में रह जाएंगे। तो लोगों में थोड़ी सी एक भय का वातावरण खत्म हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भय का वातावरण खत्म हुआ है, लेकिन सर हम कुछ
चुनावी चर्चा ज़रूर करें, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना सांध्य दैनिक चलाते हैं। मेरा अपना मानना है सर कि ममता बनर्जी को जितना कम आंक लिया गया है इधर 1 महीनों में, शायद स्थिति उतनी कमतर है नहीं। नहीं, ममता बनर्जी को अगर कोई व्यक्ति कम आंक रहा है तो वो भूल कर रहा है। आज भी ममता बनर्जी का वर्चस्व अपनी जगह कायम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो लड़ाई इस बार पश्चिम बंगाल में है वो काफी कड़ी है। इस बार दोनों ही दल आर पार की स्थिति में है। लोगों को लगता है कि अगर इस बार बदलाव नहीं कर पाएंगे तो शायद फिर आगे नहीं कर पाएंगे, स्थितियां दूसरी हो जाएगी। तो ये एक परिवर्तन आया है लोगों के अंदर में, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को कम करके आंकना ये भूल होगी, इसमें कोई संदेह और कोई दो राय है नहीं। जहाँ तक जोशी जी सवाल ये है कि 2 बातें, एक तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कमतर नहीं आंका जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, बदलाव की भी बयार है। तो अगर ममता बनर्जी 2021 से आज तक बहुत कम नहीं हुई हैं, तो ठीक है, 200 पार नहीं करेंगी या 200 नहीं पहुंचेंगी, लेकिन मेजॉरिटी तक तो वो पहुंच रही हैं, ऐसा मानना चाहिए, या मेजॉरिटी तक वो नहीं पहुंच रही? कुछ भी हो सकता है, ये बंगाल है, यहाँ पर माने कब कौन पलटी मार देगा ऐसा कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। ऐसा क्यों हो रहा है सर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये कुछ तो भय था, भय का वातावरण। दूसरा क्या है ना कि ममता बनर्जी की सबसे खास बात ये है कि वो बंगाली अस्मिता को जोड़ देती है। वो अपनी भीतरी का जो एक दाव खेलती है वो कहीं कहीं पर काम कर जाता है जी। लेकिन इस थोड़ा वो गड़बड़ाया है। मैं कई जगह लोगों से बात करता था, मैंने कहता था भाई ये बाहरी लोगों की बात करती है दीदी, ये बाहरी लोग आगे, उनका कहना था कि अगर हम बाहरी हैं, मान लीजिए कि हम यूपी बिहार के लोग हैं, अगर हम बाहरी हैं, वो जिनको लोकसभा में या राज्यसभा में भेज रही है वो कहाँ यहाँ के लोग हैं। उन्होंने यूसुफ पठान को भेजा, वो क्या बंगाली थे। शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को भेजा, वो क्या बंगाली थे। उन्होंने इसके अलावा कई उदाहरण दिए उन्होंने। तो उनका ये कहना ममता बनर्जी की भूल है कि बाहरी और भीतरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को डराने के लिए वैसा अपना दांव खेलती है, वो दांव कभी कभी काम कर जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा मामला टफ है। जगमोहन सर, मैं वो बात बोलता रहा हूँ और इसलिए हमारे अपने जो एनालिसिस मैंने व्यक्तिगत तौर पर किए हैं 4-5 वीडियोस में, वो बात आपने भी कही। अब हम आते हैं उन मुद्दों पर। ये डर शब्द जो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की नियति बनी, कांग्रेस, उसके बाद वामपंथियों का शासन, उसके बाद टीएमसी, प्रकारांतर से एक ने दूसरे को जब हटाया तो यही कह के कि अब बंगाली अस्मिता और अमार सोनार बांग्ला, यही बात थी। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रकारांतर से वही तरीका अपना लिया जो वामपंथियों ने अपनाया। बीजेपी भी कह रही है सोनार बांग्ला बनाने की, अब वो क्या करेगी ये देखना है। सवाल ये है कि ममता के सामने शुभेंदु लगता है कि ये दे दिए गए बीजेपी की तरफ से कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका कोई बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो बंगाल की सरकार चलाएंगे नहीं। ये ठीक है कि वो एक बड़ी ताकत हैं और उनकी जो गारंटीज हैं या उन्होंने जो बातें कही हैं वो भाजपा का टेम्पो तो बनाता है, बट बंगाल में सरकार तो चलानी है वहाँ के स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं, और उसमें शुभेंदु को आगे किया गया है। शुभेंदु ममता के सामने कुछ कमतर तो नहीं दिख रहे हैं, जो मेरा मानना है। शुभेंदु कहीं भी कमतर नहीं है, मगर समस्या क्या है कि भाजपा में ही एक ऐसा वर्ग है जिसे दिलीप घोष, अब वो शुरू से ही जो है इस मूड में रहे हैं कि अगर जब भी पश्चिम बंगाल में सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री मुझे ही होना है। मगर अब यहाँ शुभेंदु अधिकारी आ गए और शुभेंदु अधिकारी जिस जोश जिस खरोश के साथ आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं, वो दिलीप घोष को निश्चित रूप से तकलीफ दे वाली बात तो है ही।
तो ये थोड़े भीतर घात आपस में है इनके अंदर में। मगर चूंकि भाजपा में एक चीज है कि वो प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने कह दिया उसको मान लेना है, मगर बंगाली कल्चर थोड़ा एक अलग किस्म का कल्चर है। वो यहाँ पर एक चीज है कि एक शब्द है केनो, আমি কেন মানবো, এটা কেন হবে, ये यहाँ जो एक पद्धति है बंगाल की, ये थोड़ी सी अन्य राज्यों के वनस्पत ज्यादा कड़ी दिखती है। लेकिन अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मगर वामपंथी जिस पैटर्न पर चले उससे कहीं आगे बढ़कर ममता बनर्जी उस पैटर्न पर चली, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही सेम वही सारी चीजें ममता बनर्जी में आई। ममता बनर्जी में सबसे बड़ी बात वही डिक्टेटरशिप वाली आ गई। तो इसका लोग बंगाल में कल्चर है, सब जो बंगाली भद्र बंगाली है ना वो ये सब बातों को पसंद नहीं करते हैं। वो एक अलग किस्म की जिंदगी जीना चाहते हैं यहाँ पर, और चूंकि इंडस्ट्रीज नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पहली बार हो रहा बंगाल के चुनाव में कि जो गुजरात, राजस्थान, एमपी, बम्बई में जो लोग काम करने गए हुए थे वो सब यहाँ वापस आ रहे हैं वोट देने के लिए, सिर्फ वोट देने के लिए। उनमें से मैंने अच्छा उसमें भी दो भाग है, एक मुस्लिम वर्ग है, एक हिंदू वर्ग है, यहाँ पटा हुआ है दोनों। मैंने उनसे पूछा भाई ये आप वोट देने क्यों आ रहे हो, आप तो वहां रहते हो, अच्छे वाले हो। बोले नहीं बंगाल को बदलना है, हमको ऐसी जरूरत क्यों पड़े कि हमको दूसरे स्टेट में जाकर काम धंधा करना पड़े अपने घर द्वार को छोड़ के। और दूसरा एक वर्ग है जो डिटरमाइंड है कि नहीं भाजपा तो सांप्रदायिक दल है, अगर ये आ गई तो हो सकता कि हमको यहाँ से जाना पड़ जाए। तो दोनों मेंटलिटी के लोग यहाँ हैं और आ रहे हैं। ये पहली बार बंगाल के चुनाव में हो रहा है, पहली बार हो रहा है सर। अब कुछ बहुत सैद्धांतिक और बहुत गूढ़ प्रश्नों पर मैं आता हूँ, हालांकि मुझे अभी चुनाव तक आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। मेरा एक पहला सवाल है, ये बंगाली अस्मिता को आप कैसे परिभाषित करते हैं, ये है क्या जो मैं समझ पाता हूँ? जी जी पहले आप बताएं। बंगाली अस्मिता जो होती है, देखिए बंगाली जो होते हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं। वैसे वो जल्दी आपके साथ में किसी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे, आपके साथ कोई अभद्रता नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ अभद्रता करें या उनकी अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करें तो फिर वो थोड़ा सा रौद्र रूप ले लेते हैं कि भाई ये तो हमारे पे खतरा बन जाएगा, हमारे पे खतरा है, तो उसके लिए फिर वो लड़ बढ़ते हैं। ये उनके और बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, बहुत अनुशासित लोग होते हैं। ये इनकी खास बात होती है, इनका कल्चर होता है ये। ठीक है, वहाँ का अपना रीति रिवाज, खान पान। मैंने तो एक वीडियो में सर ये बोला था, पता नहीं आप उस पर क्या रिएक्शन देंगे, कि बंगाल में जय श्री राम नारे की बजाय जय भवानी का नारा देना चाहिए। और ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी बात कही भी, शायद कल या परसों के किसी उसमें जय मां अम्बे ऐसा कुछ उन्होंने लगाया। बीजेपी जो जय श्री राम का नारा दी, या हिंदू माइंडसेट जिस तरीके से उत्तर भारत में जय श्री राम को लेकर के विशेष आग्रही है, जय श्री राम को लेकर के ममता बनर्जी अगर कोई बात वहां पे बोलती रही हैं तो अब तक उसको वहां की जनता ने क्यों बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया कि भाई जय श्री राम बीजेपी से रिलेटेड है, ऐसा क्यों? ऐसा एक पैटर्न बन चुका है, जय श्री राम बोलने से ही लोगों को लगता है ये भाजपा वाले हैं, जबकि ममता बनर्जी बोलती है जय श्री राम नहीं, आप जय सिया राम बोलिए। वो बोलती है, लेकिन चूंकि क्या कि ये स्थितियां इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो जय श्री राम और जय बांग्ला। अब क्या होता है कि जो हिंदी समाज, हिंदी भाषी लोग जो है, हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग, जय बांग्ला एक्चुअली हुआ था जब बांग्लादेश का गठन हुआ था और जो एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस वक्त में जय बांग्ला का नारा लगा था बांग्लादेश के लिए। तो लोग उसको आज भी बांग्लादेश के साथ जोड़ कर देखते हैं, और जय श्री राम को वो भारत की संस्कृति या भारत की धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये अंतर है दोनों। ठीक है, मेरा ये मानना है सर
फिर मैं इस पर बाद में अपना वर्जन दूंगा, क्योंकि पहले तो आपसे बातें जाननी है। मेरी वीडियो में कही गई बातों को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं सही लाइन पर अभी तक एनालिसिस कर पाया। मेरा अपना मानना है सर कि बंगाल में अगर पोलराइजेशन है तो ममता बनर्जी के तो 90 सीट कंफर्म है। भाजपा को 205 सीट में ही पूरी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि पूरे सीट पे तो भाजपा लड़ नहीं रही है, और उसमें भी दावा 180 तक सीटों के जीत जाने का है। ये 100% ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा अचीवमेंट का। देखिए, मैं दोनों में भी अंतर है जी। मैंने कहा कि इस बार का जो थोड़ा वातावरण कुछ अलग किस्म का है, थोड़ी हवा में बदलाव दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत सी जगहों में लोग खुल के बोल भी रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, कल मैं बड़ा बाजार में रहता हूँ। अब कल वहां ममता बनर्जी का एक वो कार्यक्रम था अपने प्रत्याशी के लिए। आज योगी जी आए बड़ा बाजार में। दोनों की भीड़ देखकर समझ में आता कि लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है। वो समझ में आती है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे हुमायूं कबीर है, उन्होंने अपना एक दल बना लिया और वो बाबरी मस्जिद के ऊपर में अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर भांगुड़ एक जो एरिया साउथ 24 परगना, वहाँ एक अलग पार्टी है, वो टोटली मुस्लिमों की पार्टी है। हालांकि ओवैसी का यहाँ कोई बहुत बड़ा दबदबा नहीं है और कोई ऐसा प्रभाव नहीं, लेकिन ये हुमायूं कबीर और बाकी लोगों का जो है ना, वो वोट बटेंगे। वो वोट बटेंगे। कुछ वोट सीपीएम काट लेगी मुस्लिमों का, और कुछ वोट कांग्रेस काट लेगी। कांग्रेस अच्छा कर रही है, इसका मतलब? नहीं, कांग्रेस मुस्लिम वोट के में थोड़ा बदलाव होगा। मालदा एरिया जो उधर में है। मेरा अपना मानना है सर कि जो ये डिवीजन होंगे, ममता बनर्जी का नुकसान होगा। लेकिन फर्ज करिए कि रिजल्ट आया और एक हंग असेंबली की स्थिति बनी। मैंने पहले वीडियो में भी अपने बोला है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने एनालिसिस किया। उस हंग असेंबली की स्थिति में अगर थोड़ा कम रहेंगी, ममता के साथ सब जुड़ जाएंगे। बीजेपी के साथ तो कोई जुड़ने वाला नहीं जब तक वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पाएगी। ये संभव है जी, ये संभव है। ये संभव है। और सर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं सोशल मीडिया पर जो ये कह रहा हूं कि अगर ये स्थिति बनी तो भी ममता बनर्जी फायदे में रहेंगी। मैं भी मानता हूं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किलें बीजेपी ने पैदा कर दी, लड़ाई बहुत कांटे का बना दिया, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ एक लहर जैसी चीज मुझे नहीं दिख रही। मैं अपना वर्जन दे रहा हूं सर। लहर नहीं है। ममता बनर्जी की लहर तो है ही नहीं। भाजपा की भी लहर नहीं दिख रही है मुझे। नहीं, भाजपा की लहर कुछ हद तक दिख रही है। अच्छा, ये अच्छा, दावे से बोल सकता हूँ। अगर भाजपा की लहर है, इसका मतलब हिंदू ये मान चुका है कि उसे बदलाव नहीं अगर करना है, अगर बदलाव उसने नहीं किया तो आने वाले 4 मई या 10 मई के बाद उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। ये तो सोच है ही उनकी कि अगर ममता बनर्जी आ गई तो जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ मुश्किलें पैदा होगी। ये मान रहे हैं, ये अधिकांश लोगों का मानना है। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि ममता बनर्जी का, हालांकि देखिए, ममता बनर्जी के कई बयान ऐसे आ गए, उसको लेके भी हिंदू पकड़ लिए। अभी उन्होंने फिलहाल एक सभा में कह दिया कि अगर मैं एक वर्ग को कह दूं, एक संप्रदाय को कह दूं, तो वहां पर 13 बजा देंगे। ये यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, और ये जो भय का वातावरण हिंदू समाज में, जो कम से कम जो बंगाली कम्युनिटी थी उसमें नहीं था, वो भी उनमें भी भर गया। ओके। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब हम आते हैं सर, चूंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, हम और दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक तो सवाल बनता है, पहले चरण के चुनाव में बाजी किसके हाथ जाती दिख रही है? अगर पहले चरण के चुनाव में भाजपा को अच्छी सीटें मिली, अगर, और जो सा लगता भी है कि पिछले बार मिली थी, पिछले चुनाव में भाजपा उत्तर बंगाल से बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी।
और चूंकि अभी हवा में बदलाव है, अगर कल का चुनाव सही हो गया और भाजपा को वहां बढ़त मिलती है, तो मुझे लगता कि द्वितीय चरण के अंदर में भाजपा को बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। बड़ी बात कह रहे हैं सर। सवाल ये है कि जोशी सर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को भी, जो कि प्रतिदिन आज भी उतनी मेहनत के साथ लोगों से कनेक्ट होते हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होते हैं, वो बार बार अगर लगा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा, इसीलिए मैंने बराबर कहा है, लड़ाई इतनी कांटे की है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं इतनी सीट भाजपा को, इतनी सीट टीएमसी को। ये सर एक ड्राइंग रूम धप्पलबाजी में भरोसा कम से कम मैं तो नहीं करता हूं, जर्नलिज्म से ये जरूर सीखा है जी। नहीं करना बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डेस्परेट हैं, जो कि सर भी कह रहे हैं, और उत्तर बंगाल में इनका मानना है कि अगर भाजपा अच्छा सीट पा गई, सर ये अगर अच्छा सीट पा गई इसके मायने थोड़ा क्लियर करिए। इसलिए कि पिछली बार के चुनाव के अंदर में उत्तर बंगाल में भाजपा ने जो है वो काफी अच्छे प्रदर्शन किया था और उनकी सीटें भी उधर से ही ज्यादा आई थी बनस्पत दक्षिण बंगाल के। तो और इस बार क्योंकि मैंने कहा कि हवा में बदलाव है, तो इसलिए वो फर्क पड़ेगा। और वहां भाजपा कल के पहले चरण में अच्छी खासी सीटें ले जाने की उम्मीद रखती है या ले जाती है, तो दूसरे चरण में भाजपा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो भाजपा कल पहले चरण में 100 सीटों तक पहुंच सकती है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतदाता चुप है, साइलेंट है। इस बार पहली बार ये भी हो रहा है कि यहाँ का मतदाता साइलेंट है। लेकिन आप अपने अनुभव से जो भांप पा रहे हैं, जो आंख पा रहे हैं, क्या कहने की स्थिति में है? साइलेंट होना सत्ताधारी पक्ष के लिए घातक होता है। हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात जोशी सर ने कही है और इनके साथ मैं कई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि चुप रहना सत्ताधारी दल के लिए घातक होता है। और इसलिए जब आप वोट डालने जा रहे होंगे तो जो डर और भय से आगे चुप होकर जब पोलिंग बूथ में पहुंचेंगे, पोलिंग बूथ पर, और उसके बाद अंदर पहुंच रहे होंगे ईवीएम का बटन दबाने, तब शायद आपकी भावनाएं मुखर होकर के सामने आ जाएं। और उस समय तक का इंतजार है। और इसीलिए बंगाल के चुनाव पर जो खुल करके भविष्यवाणी कर रहा है वो हवाओं में खेल रहा है। इतना ज़रूर है कि हवा की बयार कुछ और कह रही है, और ये क्या कह रही है 4 मई को पता चलेगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जोशी सर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर। और हमारे इस बातचीत में आपको तथ्य और कुछ अनुमान लगाने में अगर आसानी हो रही हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। ये वादा करते हैं कि जोशी सर के साथ मैं 2 से 3 वीडियो कम से कम और बनाऊंगा ताकि स्थितियां स्पष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका